हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2025 के शेष प्रश्नों को हल करेंगे जो भी बचे हुए हैं। उसमें से हम 50 प्रश्नों को हल करा चुके हैं और अभी 37-38 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम शेष प्रश्नों को हल करेंगे, उनके सभी विकल्पों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 51 प्रश्न है, बस्तियों घेटोज और शहरी संपन्नता के संदर्भ में स्थानों में कमी स्थानों की संपन्नता में परिवर्तित हो रही है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें ऑप्शन है संकुलन, ग्राम नगरीकरण, भद्रीकरण और ग्रामीणीकरण। तो ये प्रक्रिया जिसमें जो घेटोज होते हैं, जो बस्तियां होती हैं, मलिन बस्तियां होती हैं बड़े बड़े शहरों में, और जो संपन्नता के संदर्भ में स्थानों में कमी स्थानों की संपन्नता में परिवर्तित हो रही है। अर्थात जो मलिन बस्तियां हैं वे धीरे धीरे शहरी संपन्नता की ओर या स्थानों की संपन्नता में परिवर्तित हो जाती है। ये प्रक्रिया भद्रीकरण कहलाती है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब शहर के गरीब या निम्न वर्ग के इलाके में धीरे धीरे मध्यम वर्ग के या उच्च वर्ग के लोग बसने लगते हैं और उस क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ जाता है। सामाजिक आर्थिक स्तर जो होता है वो बढ़ जाता है, ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है उसे जेंट्रिफिकेशन कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम? जेंट्रिफिकेशन की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि पुराने घरों का नवीनीकरण होने लगता है, जिसके कारण मकान और जो जमीनें होती हैं उनकी जो कीमतें होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। ऐसी स्थिति में गरीब लोग वहां पर जगह नहीं खरीद पाते, तो क्या होता है, गरीब निवासियों का वहां से धीरे धीरे विस्थापन होना शुरू हो जाता है। जैसे कि पुराने मजदूरों का मोहल्ला है, वहां कैफे खुल जाए, अपार्टमेंट खुल जाए, माल बनने लगे और अमीर लोग वहां बसने लगे। तो ये प्रक्रिया भद्रीकरण की कहलाती है। घेटो क्या है? ये जो इसमें दो शब्द है, इसमें घेटो क्या है? शहर का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ किसी विशेष वर्ग के या विशेष जाति या धर्म या समुदाय के लोग किसी मजबूरी में या भेदभाव के कारण एक ही जगह में एक ही जगह पर रहते हैं और ये आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्र होता है घेटो। इसमें कुछ और प्रक्रियाएं दी गई हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। जैसे इसमें क्या है, संकुलन है, इसको अंग्रेजी में एंग्लो कहते हैं, एंग्लोमरेशन। यह क्या होता है कि जब किसी क्षेत्र में मतलब किसी एक स्थान पर या किसी एक क्षेत्र में जब बहुत सारी जनसंख्या या जनसंख्या में वृद्धि हो जाए, बहुत उद्योगों का विस्तार हो जाए, व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ जाए या सेवाओं का विस्तार बहुत अधिक हो जाए और एक ही जगह पर ये सारी चीजें एकत्रित हो जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को हम एंग्लोमरेशन कहते हैं या संकुलन कहते हैं। आप इसमें इसके विशेषताओं के रूप में मतलब ध्यान रख सकते हैं विशेषताओं के रूप में कि इसमें जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है, उद्योग और व्यापार का केंद्रीकरण हो जाता है और आर्थिक गतिविधियों का तेजी से एक स्थान पर विस्तार होने लगता है। आर्थिक गतिविधियों का एक स्थान पर विस्तार होने लगता है। तो ये प्रक्रिया एंग्लोमरेशन की कहलाती है। इसमें ग्राम नगरीकरण क्या होता है? रूरल अर्बनाइजेशन। इसमें जब किसी गांव में जो है शहर जैसी विशेषताएं या शहर जैसी सुविधाएं, शहर जैसी जीवन शैली, शहर जैसी आर्थिक गतिविधि विकसित होने लगती है, तो इस प्रक्रिया को हम ग्राम नगरीकरण कहते हैं। जैसे शहरी सुविधाओं के विकास की बात जहाँ की जाए, जैसे सड़क है, बिजली है, इंटरनेट है, अस्पताल है, स्कूल है, सब खुल जाते हैं, तो ये ग्राम नगरीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। और एक है ग्रामीणीकरण की प्रक्रिया। ग्रामीणीकरण क्या होता है? जब शहरों में, देखिए ये ग्राम नगरीकरण का जस्ट उल्टा है ग्रामीणीकरण। इसमें क्या होता है, शहरों में जब ग्रामीण विशेषताएं दिखने लगती हैं विशेषताएं, तो वो प्रक्रिया ग्रामीणीकरण कहलाती है। जैसे कि कोई शहर है या नगरीय क्षेत्र है, उसमें ग्रामीण जीवन शैली का विस्तार हो जाए, उस ग्रामीण संस्कृति या ग्रामीण सामाजिक विशेषताएं बढ़ने लगती हैं, तो इस प्रक्रिया को हम ग्रामीणीकरण कहते हैं। जैसे कि गांव से लोग शहर आते हैं तो ग्रामीण जीवन शैली का प्रसार वहां भी होने लगता है, पहनावा है, भोजन है, सामाजिक व्यवहार है, ये ग्रामीण टाइप का होने लगता है, अनौपचारिक संबंध बनने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो इस प्रकार ये चारों ऑप्शन के बारे में हमने जाना
इसमें जो ऑप्शन सही होगा प्रश्न के हिसाब से वो होगा भद्रीकरण की अवधारणा। कर्सर कहाँ गया? भद्रीकरण। अगला प्रश्न है, तादात्म्य राजनीति सामाजिक आंदोलनों के निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत से संबंधित है? सबसे पहले तो हम ये जाने कि तादात्म्य राजनीति क्या होती है। पहचान राजनीति भी इसको कहते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं। ये क्या है? तो इसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो होती है उनका संबंध उन आंदोलनों से होता है जो पहचान के आधार पे होते हैं, जैसे कि दलित आंदोलन है, दलित आंदोलन, या नारीवादी आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, या आप उसमें वो रख सकते हैं एलजीबी, ये जो आंदोलन है, या कोई सांस्कृतिक आंदोलन है। तो इस प्रकार के जो आंदोलन होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? तादात्म्य राजनीति पे आधारित होते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे आधारित होते हैं। और इसमें ऑप्शन सही होगा, जैसे उद्विकासीय सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है, नया सामाजिक आंदोलन सिद्धांत, ये न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी से संबंधित होते हैं, पहचान राजनीति वाले आंदोलन। इसके बारे में थोड़ा हम और जानकारी लें तो न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी ये कहती है कि आधुनिक आंदोलन जो हो रहे हैं उनका आधार आर्थिक वर्ग संघर्ष नहीं होता, आर्थिक वर्ग संघर्ष नहीं है, बल्कि क्या है, ये जो ऊपर पहचान है, पहचान, संस्कृति है और जीवन शैली है, इन पर आधारित होता है। और ये जो नए सामाजिक आंदोलन हैं ये 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विकसित होते हैं और इसमें आर्थिक संघर्षों के बजाय ये पहचान आधारित, संस्कृति आधारित, मानवाधिकार आधारित या जीवन की गुणवत्ता पे बेस्ड होते हैं, जैसे पर्यावरण है, नारीवाद है। अर्थात ये गैर भौतिक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ये गैर भौतिक मुद्दे, जो पहले के आंदोलन थे वे भौतिक मुद्दों पर आधारित थे, वर्गीय थे, और ये जो नए हैं ये गैर भौतिक मुद्दों पर आधारित होते हैं, ये ध्यान केंद्रित करते हैं। ये आंदोलन क्या है कि सत्ता हथियाने की बजाय ये नागरिक समाज में पहचान या स्वायत्तता से संबंधित या सामाजिक परिवर्तन से संबंधित चीजों के लिए जमीनी स्तर पर लामबंद होते हैं। हाँ, एक और भी पुराने आंदोलनों से नए सामाजिक आंदोलन का एक नया अंतर भी है कि इसमें जो मध्यम शिक्षित वर्ग है, अर्थात ये जो बहुवर्गीय भी होता है, सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल होते हैं, अर्थात ये जो मध्यम वर्ग है, शिक्षित मध्यम वर्ग है, ये उसके द्वारा प्रेरित होते हैं। तो इसमें सबसे इस एक विशेषता ये भी है कि ये उच्च शिक्षित मध्यम वर्ग द्वारा प्रेरित होते हैं और ये उत्तर औद्योगिक समाज में सक्रिय होते हैं। औद्योगिक समाजों में भौतिक मुद्दों पर सामाजिक आंदोलन होते थे और इसमें उत्तर औद्योगिक समाज में ये नए प्रकार के सामाजिक आंदोलन बनते, न्यू सोशल मूवमेंट होते हैं, ये सांस्कृतिक पहचान के लिए होते हैं। और इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 53 है, ये कथन कारण से संबंधित है। इसमें दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा कारण के रूप में लिखित है। तो अभिकथन क्या है? पारिस्थितिकीय रूप से संपोषणीय संस्कृति एक ऐसी जीवन पद्धति है जो भावी पीढ़ियों को पर्यावरण धरोहर को खतरे में डाले बिना, ये मेन पॉइंट है, धरोहर को खतरे में डाले बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करती है। और कारण है, जोखिम समाज एक ऐसा समाज है जिसमें प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण के कारण भिन्न मात्रा में जोखिम होते हैं। इसमें कर्सर से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं, दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, इसलिए इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। ओके, तो इसमें कथन और कारण दोनों दिए गए हैं। अब इसमें पारिस्थितिकीय रूप से संपोषणीय संस्कृति एक ऐसी जीवन पद्धति है जो भावी पीढ़ियों की पर्यावरण धरोहर को खतरे में डाले बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करती है। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि धारणीय संस्कृति के बारे में या समावेशी संस्कृति के बारे में, धारणीय विकास के बारे में, तो इसमें जैसा कि धारणीय विकास के बारे में कहा जाता है कि प्रकृति के संसाधनों का उसी प्रकार उपयोग किया जाए जिससे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके जीवन यापन पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। तो ये समावेशी विकास, धारणीय विकास या जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उसके आधार पर ये वक्तव्य दिया गया है। ये अभिकथन एकदम सही है।
कारण क्या है? जोखिम समाज एक ऐसा समाज है जिसमें प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण के कारण भिन्न मात्रा में जोखिम होते हैं। ये कारण ये जो कथन है ये सही तो है, लेकिन ये कारण उसका नहीं दिख रहा है, क्योंकि जोखिम समाज, ये रिस्क सोसाइटी, ये उलरिच बेक की अवधारणा है। एक ऐसा समाज है जिसमें प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण के कारण भिन्न मात्रा में जोखिम होते हैं। कई प्रकार के जोखिम पाए जाते हैं, जैसा कि उलरिच बेक ने कहा था। उन्होंने कहा था कि पर्यावरण प्रदूषण और विभिन्न प्रकार की शहरीकरण से उत्पन्न समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, तो कई प्रकार के जोखिम होते हैं आधुनिक समाज में, जिसमें प्रौद्योगिकीकरण और वैश्वीकरण, इन दो प्रक्रियाओं के कारण में बहुत सारे प्रकार के जोखिम होते हैं। इसलिए कथन भी, ये वाला वाक्य भी सही है, ये भी सही है, लेकिन कारण नहीं है इसका, क्योंकि दोनों अलग अलग बातें हैं। यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है और यहाँ जोखिम समाज के बारे में बताया गया है। इन दोनों कथनों का एक दूसरे से संबंध नहीं है, कथन दोनों सही। इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बी आर अम्बेडकर के बारे में सही है? इसमें पूछा गया है कि सही है, तो वे वर्ण सुधार करना चाहते थे? नहीं, वो वर्ण सुधार की बात नहीं करते हैं, बल्कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था की निंदा की है और जाति का विनाश चाहते थे, जाति का उच्छेदन चाहते थे, जाति को खत्म करना चाहते थे। वर्ण व्यवस्था की प्रशंसा उन्होंने नहीं की, वर्ण सुधार नहीं करना चाहते थे, वो पूरी उसकी निंदा करते थे और वर्ण व्यवस्था के प्रति उदासीन भी नहीं थे, बल्कि उसको समाप्त करना चाहते थे। अब इसमें और ये जो उन्होंने लिखा था अंबेडकर ने, उसमें उनकी एक किताब है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसमें उन्होंने जाति व्यवस्था पर सबसे प्रभावशाली प्रहार किया था। और उनकी एक और किताब है बुद्ध और उनका धम्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा। एक है हु आर द शूद्राज, जिसमें उन्होंने जाति की उत्पत्ति की ऐतिहासिक खोज की है। और एक किताब उन्होंने लिखा है द अनटचेबल, ये अस्पृश्यता के मूल पर प्रहार करती है, अस्पृश्यता के बारे में ये किताब है। और उन्होंने कुछ और भी पुस्तकें लिखी थी जो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे कि द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। तो इस प्रकार से अगले प्रश्न पर हम आते हैं। प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन नामक कार्य में इमाइल दुर्खीम एवं डैश ने माना संस्कृति केवल तभी संभव होती है जब मानव वस्तुओं के बीच अंतर करने और उन्हें वर्गीकृत करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये जो प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन है, ये इमाइल दुर्खीम और मार्शल मास ने मिल करके लिखी थी। तो ये ऑप्शन पहला सही है इसमें, मार्शल मास। इसमें दुर्खीम और मास ने समझाने की कोशिश की थी कि मनुष्य जो है वस्तुओं, प्राणियों और जो सामाजिक घटनाएं होती हैं उनको किस प्रकार से वर्गीकृत करता है। उनका कहना था कि वर्गीकरण केवल व्यक्तिगत सोच के कारण नहीं होता है, बल्कि ये सामाजिक संरचना से उत्पन्न होता है। समाज जैसा होता है वैसा ही मनुष्य का वर्गीकरण करने का तरीका होता है। कहने का मतलब है, वो कहते हैं कि मनुष्य की जो सोच है और जो वर्गीकरण की प्रणाली है वो सामाजिक संगठन से ही उत्पन्न होती है। उन्होंने समाज को सबसे महत्वपूर्ण माना था। हम जानते हैं समाज में जो समूह और सामाजिक विभाजन होते हैं वही आगे चल करके प्रकृति और प्राकृतिक वस्तुओं के वर्गीकरण का भी आधार बन जाते हैं। जैसा समाज वैसा वर्गीकरण, ठीक है। हम जानते हैं कि इन्होंने टोटमवाद का सिद्धांत दुर्खीम ने दिया था। अरुंटा, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। उन्होंने कहा था कि अरुंटा जनजाति 52 कुलों में बटी हुई है, सबके अपने अलग अलग टोटम हैं। तो पहले सामाजिक संगठन बनता है, उस आधार पर प्राकृतिक वस्तुओं का हम बंटवारा करते हैं। उन्होंने कहा था कि समाज अपनी सभी वस्तुओं को 2 भागों में बांट देता है, सभी चीजों को। एक है पवित्र और दूसरा है सामान्य, सेक्रेट एंड प्रोफेन। तो कहने का मतलब ये जो पवित्र वस्तुएं हैं इसमें कुछ स्पेशल नहीं होता है, बल्कि ये समाज द्वारा दिया हुआ वर्गीकरण है। समाज किसी वस्तु को पवित्र मान लेता है और चीजों को सामान्य मानता है। उन्होंने कहा था कि
वो जो टोटम है वो कोई पौधा भी हो सकता है, कोई पशु भी हो सकता है, और फिर उसी प्रकार हम प्रकृति की चीजों का बंटवारा करते हैं। कहने का मतलब है, दुर्खिम और मार्क्स कहते हैं कि मानव की जो बौद्धिक श्रेणियां हैं, जैसे वर्गीकरण है, श्रेणी है, जो वस्तुओं के बीच जो अंतर करने की बात है, उन्हें वर्गीकरण करने की बात है, जो भेद है, ये प्राकृतिक नहीं होता, ये प्राकृतिक नहीं है, बल्कि क्या है, सामाजिक होता है, सामाजिक होता है। अर्थात ज्ञान का सामाजिक आधार होता है। हम जानते हैं सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज से भी इसी तरह से रिलेट दुर्खिम को किया जाता है। इसमें वो कहते हैं ज्ञान कहाँ से पैदा होता है, समाज से। तो कहने का मतलब है कि ज्ञान का सामाजिक आधार होता है। उन्होंने दिखाया कि ज्ञान और सोच भी सामाजिक होती है, और इस प्रकार जो है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के विकास को बल मिलता है। अगले प्रश्न पर हम आते हैं कि ये भी मिलान से संबंधित है। इसमें गतिशील सघनता, गतिशील सघनता, ये डायनेमिक डेंसिटी, ये अवधारणा इमाइल दुर्खिम की है, और मिथ्या चेतना, फॉल्स कॉन्शसनेस, कार्ल मार्क्स की है। मूल विषयक तर्कसंगतता ये मैक्स वेबर की है, और समंजन या एकोमोडेशन ये जार्सी मेल का है। तो इस प्रकार से हम मिलान करें तो ए का 3 इसी से मिलान हो जाएगा, बी का 4, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। डायनेमिक डेंसिटी क्या है, दुर्खिम ने अपनी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी बुक में उन्होंने बताया था कि ये जो डायनेमिक डेंसिटी है कैसे बढ़ती है, पहले जनसंख्या में वृद्धि होगी, जनसंख्या में जब वृद्धि हो जाएगी तो घनत्व बढ़ जाएगा। घनत्व, दो प्रकार के घनत्व उन्होंने बताया, नैतिक घनत्व और भौतिक घनत्व। भौतिक घनत्व मतलब है जनसंख्या का बढ़ना, और नैतिक घनत्व का मतलब है लोगों की अंतःक्रिया में वृद्धि होना, बारंबार अंतःक्रिया की बारंबारता में वृद्धि होना, जिससे विशेषीकरण उत्पन्न होता है और समविभाजन बढ़ता है। उन्होंने समाज में दो प्रकार की एकता का सूत्रपात किया। उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक, मैकेनिकल सॉलिडरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। मैकेनिकल सॉलिडरिटी पारंपरिक समाजों में पाई जाती है, जहां समानता के आधार पर एकता उत्पन्न होती है, और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी श्रम विभाजन के आधार पर होती है, जहां विशेषज्ञता का महत्व होता है। तो जनसंख्या घनत्व और सामाजिक अंतःक्रिया, दो प्रकार की गतिशील संघनता का उन्होंने वर्णन किया है, भौतिक घनत्व और नैतिक घनत्व। बातों करते हैं उसके बाद ये मिथ्या चेतना, फॉल्स कॉन्शसनेस। कार्ल मार्क्स कहते हैं पूंजीवादी समाज में मजदूर तब तक आंदोलन नहीं कर रहा है जब तक वो मिथ्या चेतना में जी रहा है। उन्होंने दो प्रकार की चेतना बताई, एक कॉन्शसनेस और दूसरा ट्रू कॉन्शसनेस। जब मजदूर वर्ग क्लास इन इटसेल्फ होता है, अपने में वर्ग की भावना उसमें होती है, तो मिथ्या चेतना से प्रभावित होता है, अर्थात उसमें मिथ्या चेतना पाई जाती है। इस ऐसी स्थिति में वर्ग संघर्ष नहीं होगा, मजदूरों की परिस्थिति नहीं बदलेगी, समाज की संरचना में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। और जब मजदूर वर्ग क्लास फॉर इटसेल्फ हो जाएगा, अपने लिए वर्ग की स्थिति में पहुंचेगा, तभी सत्य चेतना का सूत्रपात होगा और समाज में क्रांति आएगी और समाज बदल जाएगा। सर्वहारा क्रांति के माध्यम से समाज में परिवर्तन होगा और पूरी संरचना बदल जाएगी। ऐसी बात वो करते हैं। मूल विषयक तर्कसंगतता क्या है, ये सब्सटैंटिव रैशनलाइजेशन या रैशनैलिटी का विचार जो है मैक्स वेबर ने अपनी सामाजिक क्रिया और तर्कसंगतता के सिद्धांत में दिया है। उन्होंने दो प्रकार की तर्कसंगतता बताई है, एक है औपचारिक और मूल विषयक तर्कसंगतता। मूल विषयक और औपचारिक संगतता। जो मूल विषयक तर्कसंगतता है, ये मूल्यों और नैतिकता पर आधारित होती है, ये मूल्य और नैतिकता पर आधारित होती है। और जो ये औपचारिक तर्कसंगतता है, ये नियम और गणना पर आधारित होती है। ये है नियम और गणना पर आधारित होती है, तार्किक होती है। इसमें आदर्श और विश्वास महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें औपचारिक में दक्षता और लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। मूल विषयक तर्कसंगतता होती है, वो धर्म से जुड़ी होती है, नैतिकता से जुड़ी होती है। इसमें धर्म, नैतिकता से जुड़ा हुआ चीज होता है, मतलब धर्म नैतिकता से इस प्रकार की तार्किकता जुड़ी होती है। और ये औपचारिक जो तर्कसंगतता है, ये नौकरशाही है, और या जो आधुनिक संस्थाएं हैं उससे संबंधित होती है। इसी प्रकार से समांजन की अवधारणा
जॉर्ज सीमेल की है। इन्होंने अपने सामाजिक अंतःक्रिया के अध्ययन में इस बात की चर्चा की है। सामाजिक अंतःक्रिया के अध्ययन में सीमेल ने बात की है। समंजन का अर्थ है वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें संघर्ष या विरोध के बाद व्यक्ति या समूह आपस में समझौता कर लेते हैं और संतुलन बना लेते हैं। जैसे जब दो पक्षों के बीच में जब टकराव होता है, जब दो पक्षों के बीच में टकराव होता है और तो क्या होता है कि बाद में समायोजन के माध्यम से या समझौते के माध्यम से साथ रहने का तरीका खोज लिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को सीमेल ने समंजन कहा है। सीमेल कहते हैं कि समाज केवल सहयोग से ही नहीं बनता है, बल्कि समाज को स्थिर बनाए रखने के लिए मतलब समाज में संघर्ष भी एक आवश्यक दशा है और समाज को स्थिर बनाए रखने के लिए जब लंबे समय तक संघर्ष जब होता है तो समाज को स्थिर बनाना है। ऐसी स्थिति में समंजन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और समंजन के उन्होंने रूप भी बताए थे कि जैसे सब या तो समझौता हो जाता है, या तो दोनों में से एक पक्ष सहनशीलता प्रदर्शित करता है और रुक जाता है, या तो फिर कोई तीसरा मध्यस्थ होता है जो दोनों पक्षों में समझौता करा देता है, या फिर कोई पंच निर्णय जिसको आर्बिट्रेशन कहते हैं, जिसमें किसी तीसरा पक्ष कोई निर्णय ले लेता है और उसको दोनों पक्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में समंजन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कहने का मतलब सीमेल कहते हैं कि समाज में सहयोग ही नहीं बल्कि संघर्ष भी पाया जाता है और संघर्ष की स्थिति में जब लंबे समय तक संघर्ष चलता है तो समंजन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे दो देशों में जब युद्ध होता है तो दोनों के बीच शांति समझौता करना पड़ता है। कोई संगठन है उसमें अगर विवाद हो जाता है तो समझौते से ही समाधान होता है। परिवार में भी जब विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में आपसी समायोजन ही एकमात्र तरीका होता है। ऐसी बात सीमेल करते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 57, जिसमें प्रश्न संख्या 57, दुर्खीम के अनुसार यदि अपराध अवश्यंभावी है, यदि अपराध अवश्यंभावी होना ही है तो फिर दंड का कार्य क्या है? कानून तोड़ना, समाज से अपराध को हटाना, संतों के एक समाज का सृजन करना, सामूहिक संवेदनाओं का अनुरक्षण करना। तो दंड का कार्य कानून तोड़ना नहीं होता, समाज से अपराध हटाना भी दंड का कार्य दुर्खीम के अनुसार नहीं है, संतों के एक समाज का सृजन करने से कोई संबंध ही नहीं है, सामूहिक संवेदनाओं का अनुरक्षण करना। दुर्खीम जो है सामूहिक चेतना की बात करते हैं, सामूहिक चेतना की बात करते हैं, कलेक्टिव कंसाइंस की बात वो कलेक्टिव कंसाइंस की बात वो करते हैं। वो कहते हैं, इसमें देखिए हमें दो चीजों को ध्यान देना है, अपराध क्या है दुर्खीम के अनुसार और दंड क्या है दुर्खीम के अनुसार। तो अपराध क्या है? दुर्खीम कहते हैं कि हर समाज में अपराध जो है क्या है, अनिवार्य है, होना ही है, इसीलिए अवश्यंभावी है ना। तो दंड का मुख्य उद्देश्य अपराध को पूरी तरह समाप्त करना नहीं होता है, बल्कि दंड का उद्देश्य है सामूहिक चेतना की रक्षा करना। सामूहिक चेतना की रक्षा करना उद्देश्य होता है दंड का। जब किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाता है तो उसे दंड समाज देता है। इससे क्या होता है कि समाज के लोग अपनी सामूहिक नैतिक भावनाओं को पुष्ट करते हैं, सामूहिक नैतिक भावनाओं को पुष्ट करते हैं, इसको पुष्टि मिलती है दंड के कारण। इससे समाज में क्या होता है, एकता बनी रहती है, नैतिक व्यवस्था बनी रहती है। तो इस प्रकार दुर्खीम कहते हैं दंड का कार्य सामूहिक संवेदनाओं का अनुरक्षण करना है। दुर्खीम ने ये बात अपनी पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में कही थी। उनके अनुसार दंड दो प्रकार का होता है। एक है दमनात्मक दंड, दो प्रकार का बताते हैं। दमनात्मक दंड, रिप्रेसिव, इसको उन्होंने अंग्रेजी में रिप्रेसिव, और दूसरा है प्रतिपूरक, इसको उन्होंने कहा है प्रेस्टी। ठीक है, तो दमनात्मक और प्रतिपूरक। जो दमनात्मक प्रकार का दंड है ये पारंपरिक और आदिम समाज में पाया जाता है, और जो पारंपरिक और आदिम समाज में दमनात्मक पाया जाता है जहां पे यांत्रिक एकता का सूत्रपात होता है, और जो प्रतिपूरक दंड है ये आधुनिक समाज में पाया जाता है जहां पर ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी पाई जाती है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, प्रतिपूरक का नुकसान की भरपाई करना, जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराई जाती है। तो इस प्रकार ये बात करते हैं। तो कहने का मतलब है कि दुर्खीम के अनुसार अपराध समाज में सामान्य है, क्योंकि हर समाज में कुछ लोग जरूर नियमों का उल्लंघन करते हैं,
लेकिन अपराध से फायदा ये होता है कि अपराध से जो समाज के नियम हैं, जो उनकी नैतिक सीमाएं हैं, वो स्पष्ट हो जाती हैं। तो ये फायदेमंद होता है। थोड़ा बहुत समाज में अपराध फायदेमंद है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह को स्वयं एक जीवित संरचना, पृथ्वी ग्रह क्या है? स्वयं एक जीवित संरचना के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसके भीतर मानव और प्रत्येक अन्य प्रजातियों को अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। यह क्या कहलाती है? क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन फुटप्रिंट, गाइया परिकल्पना। गाइया परिकल्पना, ये जो है गाइया परिकल्पना कहलाता है। तो गाइया परिकल्पना क्या है? गाइया परिकल्पना एक विचार है, एक विचार देता है कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक जीवित प्रणाली है। क्या है? लिविंग सिस्टम है। ये एक लिविंग सिस्टम है अर्थ अपनी, और ये उसी तरह काम करता है लिविंग सिस्टम की तरह। और जो पृथ्वी पर जो मौजूद जीवित प्राणी हैं और जो प्राकृतिक संतुलन है, प्राकृतिक तत्व है, ये पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखते हैं। अर्थात जो पृथ्वी है, क्या है? ये स्वनियंत्रित प्रणाली है, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम, गाइया परिकल्पना कहती है। ये सिद्धांत जो 1970 के दशक में सिद्धांत आया, जिसे दिया था जेम्स लवलॉक। ये सिद्धांत जेम्स लवलॉक ने दिया था। इसमें और है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो ग्रीन हाउस CHG ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब ग्रीन हाउस गैस क्या है? देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से ही संबंधित है, ग्रीन हाउस गैस को कम करने से संबंधित। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है कि जो पृथ्वी का वातावरण है, उसमें कुछ गैसें हैं, जैसे CO2 है, मीथेन है, 6 प्रकार की गैसें हैं जो मुख्य हैं। ये गैसें सूर्य की जो गर्मी है उसको रोक करके पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती हैं। तो यदि पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा जब बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो सूर्य से गर्मी आती है, जो किरणें आती हैं, वो पृथ्वी से परावर्तित होकर के वापस वायुमंडल में लौट नहीं पाती हैं। गैसों के कारण जो है पृथ्वी की परत के पास ही जो है कुछ मीटर्स तक उसी में रुक जाती हैं और गर्मी उत्पन्न होती है। ऐसी कंडीशन में ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाता है। उसके बाद कार्बन फुटप्रिंट क्या है? कार्बन फुटप्रिंट किसी व्यक्ति या संस्था, कोई व्यक्ति हो सकता है, संस्था हो सकती है, या देश होता है, मतलब कोई एंटिटी हो सकती है, उसके द्वारा उत्सर्जित कुल CO2 की मात्रा, ये कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। तो इसमें चारों ऑप्शन में थोड़ी थोड़ी चर्चाएं हमने की हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 59। WG समनर के अनुसार, जब लोक पद्धतियां सही जीवन के दर्शन और कल्याण की जीवन रीति, सही जीवन के दर्शन, दो बातें कही, सही जीवन के दर्शन और कल्याण की जीवन नीति का रूप ले लेती हैं, तब वो क्या बन जाती हैं? कानून, प्रथाएं, रूढ़ियां, मूल्य। ये रूढ़ियां होगा, ऑप्शन इसमें रूढ़ियां जाएगा, वो रूढ़ियां बन जाती हैं। अब ये जो लोक पद्धतियां लिखा है, यदि आप इसकी इंग्लिश वर्ड्स को अगर आप समझते हैं तो ये प्रश्न आसान हो जाता है। हिंदी के जो शब्द हैं थोड़ा कठिन हो जाते हैं। जैसे क्या है, लोक पद्धतियां क्या है? इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फोक बेज कहते हैं। और ये जो रूढ़ियां हैं, इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? मोरस। रूढ़ियां, या इसको हम रीतियां कह सकते हैं, रीतियां, ठीक है। और इसको लोक रीति, इसको हम लोक, या हम इसको जन रीति भी कह सकते हैं। तो समनर के अनुसार, जब फोक बेज सही जीवन के दर्शन, अर्थात उसमें फोक बेज में सामाजिक जीवन का दर्शन और कल्याण की भावना भी समाहित हो जाती है, तब वो रीतियां बन जाती है। और ये उन्होंने समनर ने अपनी किताब फोक बेज में ही संस्था का उद्भव, संस्था की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हुए दो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए थे, पहला फोक बेज और दूसरा मोरस रीतियां। फोक बेज क्या है? वो ये सामान्य सामाजिक व्यवहार होते हैं जो लोग आदत या परंपरा के कारण करते हैं। जबकि मोरस क्या है? समाज के नैतिक मूल्यों और कल्याण से जब फोक बेज जुड़ जाता है, तब वो मोरस बन जाता है। इसका नैतिक महत्व बहुत अधिक हो जाता है। इसे तोड़ना गंभीर अपराध माना जाता है, समाज से दंड देता है, मतलब समाज का कठोर प्रतिक्रिया देता है जब आप ऐसी गलती करते हैं।
जैसे कि हम जैसे अभिवादन करना, नमस्ते करना या भोजन करने का तरीका है, तो इसमें समाज इसको हल्की-फुल्की निंदा करता है यदि आप उसको तोड़ते हैं तो। लेकिन मोरेस जैसे चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो इसको समाज इस पे कठोर प्रतिक्रिया देता है। और समनर ने संस्था की उत्पत्ति को बताते समय, संस्था के उद्भव को बताते समय उन्होंने बताया था, सबसे पहले एक विचार उत्पन्न होता है, किसी एक व्यक्ति के मन में विचार आता है, फिर वो सामूहिक आदत बन जाता है। सामूहिक आदत बनने के बाद वो जो है फोक बेज या जनरीत या लोकरीत का रूप ले लेता है। और जब लोक रीति में नैतिक कल्याण, सामूहिक कल्याण की भावना समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं, तब वे मोरेस का रूप लेती हैं, मोरेस बन जाती हैं। और जब मोरेस पर कानून की मुहर लग जाती है, तो वो इंस्टीट्यूशन बन जाता है, संस्था बन जाती है, कानून का रूप ले लेती है और बाद में संस्था का रूप ले लेती है। जैसे क्या है, मोरेस दो भागों में बढ़ता है। मोरेस बाद में एक तरफ प्रथा बन जाएगा और दूसरी तरफ जो है कानून बन जाएगा। अगर कानून की मुहर लग राज्य की मुहर लग जाएगी, राज्य की मुहर अगर लग जाती है तो वो कानून बन जाता है। और रीतियां जब बहुत दिनों से लगातार समाज में बनी रहती हैं तो प्रथा बन जाती है। प्रथा एक ऐसा व्यवहार है जो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसा करते आए हैं। तो इसमें रूढ़ियां सही होगा। प्रथा इसलिए की जाती है कि हमारे पूर्वज ऐसा करते आए हैं, बहुत दिनों से प्रथा चल रही है, इसलिए इसका पालन किया जाता है। और जब रीतियों पर कानून की राज्य की मुहर लग जाती है तो कानून बन जाता है। मूल्य समाज के आदर्श होते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विवेचन किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। स्वतंत्रता के पश्चात, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्रश्न अगर आप बहुत सही पढ़ते हैं तो क्वेश्चन के गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। आप उस पर विचार करें। स्वतंत्रता के पश्चात गठित कौन सी समिति बिचौलियों की समाप्ति सहित व्यापक कृषि सुधार उपायों की सिफारिश की थी? ये 4 समितियों के नाम इसमें दिए गए हैं। वो किससे किससे संबंधित है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे इसमें बलवंत राय मेहता समिति है, ये 1957 में बनाई गई थी सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य था पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। इसने जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की वकालत की थी, जिसमें ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद 3 प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की थी। कुमारप्पा समिति जो थी, ये स्वतंत्रता के बाद कृषि सुधारों से संबंधित थी। ये ऑप्शन आपका सही होगा। कृषि सुधार से संबंधित है स्वतंत्रता के बाद। इसने जो है प्रमुख सिफारिशों में जमींदारों और बिचौलियों की समाप्ति, जैसा कि इसमें प्रश्न में दिया गया है, और किसानों को भूमि का अधिकार, और भूमि का न्याय संगत वितरण, भूमि का न्याय वितरण की बात भी इसने की थी, और सहकारी कृषि को प्रोत्साहन, इन चीजों के बारे में उसने बात की थी। कोठारी समिति किससे संबंधित, इसके बारे में जान लेते हैं। कोठारी समिति ये शिक्षा प्रणाली में सुधार, भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार से संबंधित है, जो कि 1964, इसका जो टेन्योर है 1964 से 66 तक था। इसने भारत में शिक्षा का राष्ट्रीय ढांचा बनाया, जिसमें उन्होंने 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की वकालत की थी। इसका भी कृषि सुधार से कोई संबंध नहीं है। MS स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है, तो ये समिति जो है किसानों की स्थिति, हाँ ये भी किसानों से संबंधित थी, किसानों की स्थिति सुधार, किसानों की स्थिति और कृषि नीति से संबंधित थी। 2004 में बनाई गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात तुरंत बाद नहीं थी। ये किसानों की स्थिति से संबंधित थी और इसमें किसानों को MSP देने की बात थी कि 50% से अधिक की MSP दिया जाए, कृषि को टिकाऊ बनाया जाए, किसानों की आय जिससे बढ़े, तो इस प्रकार की बात की। तो इसमें ऑप्शन होगा कुमारप्पा समिति। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। नगर संबंध न केवल विशिष्ट और निर्वैयक्तिक होते हैं, बल्कि वे स्वार्थ पर आधारित होते हैं। ये किसका कथन है, तो ये कथन लुई विर्थ का है। ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा।
अर्बन सोशलॉजी से संबंधित है और इनका जो प्रमुख विचार है वो अर्बनिज्म इज एज ए वे ऑफ लाइफ। अर्बनिज्म इज एज ए वे ऑफ लाइफ, इनका प्रसिद्ध कथन है। नगरीकरण जीवन की एक पद्धति है, नगरवाद एक जीवन की पद्धति है। इसमें लुई वर्थ ने बताया था कि शहरों में जो सामाजिक संबंध होते हैं, यहाँ नगर संबंध की बात हो रही है, नगर संबंध की विशेषताएं निम्न होती हैं। उन्होंने कहा था वो निर्वैयक्तिक होते हैं, निर्वैयक्तिक होते हैं, औपचारिक होते हैं, क्षणिक भी होते हैं संबंध, शहरों के संबंध क्षणिक होते हैं और स्वार्थ आधारित होते हैं। तो ये निर्वैयक्तिक होते हैं, इसमें लिखा हुआ निर्वैयक्तिक। औपचारिक होते हैं जिसमें लिखा पढ़ी के संबंध ज्यादा होते हैं, भावनात्मक संबंध नहीं होते हैं, औपचारिकता उनमें ज्यादा होती है, अनौपचारिकता नहीं होती है। क्षणिक होते हैं, हर क्षण बदलते हैं, बनते हैं, बदलते हैं, बहुत क्षणिक होते हैं, बहुत थोड़े समय के लिए बनते हैं और स्वार्थ पर आधारित संबंध ज्यादा होते हैं शहरों में। ये कथन लुई वर्थ का है। और इसमें M.S.A. राव जो है ये अर्बनाइजेशन इन इंडिया एक किताब लिखते हैं, अर्बनाइजेशन इन इंडिया किताब लिखते हैं। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन पर भी लिखा है। इनका प्रमुख योगदान यही है कि वो भारतीय शहरों में ग्रामीण नगरीय निरंतरता की बात करते हैं। ग्रामीण नगरीय निरंतरता, रूरल अर्बन कंटिन्यूम का अध्ययन करते हैं और ये नगरीकरण और औद्योगिकीकरण के प्रभाव का भी विश्लेषण करते हैं। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया, यहाँ पे अर्बनाइजेशन लिख दिया है हमने, वो गलत है, ये अर्बनाइजेशन से जुड़े हैं। भारत में अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया में ये बातें लिखते हैं। इसमें M. डेविस और रॉबर्ट पार्क, ये किंग्सले डेविस जो है जनसंख्या अध्ययन से ये भी जुड़े हुए हैं और अर्बनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ सिटीज की बात करते हैं, नगरीकरण और शहरों की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक संरचना का अध्ययन करते हैं। इनकी महत्वपूर्ण जो अवधारणा है वो है ओवर अर्बनाइजेशन की अवधारणा है। R.E. पार्क, ये भी शिकागो स्कूल ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी, इनका बहुत प्रसिद्ध शिकागो स्कूल से रिलेटेड है, शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी। ये पारिस्थितिकी पर ज्यादा अध्ययन करता है शिकागो स्कूल। इन्होंने शहर को एक सामाजिक प्रयोगशाला के रूप में देखा, सामाजिक प्रयोग के रूप में देखा। किताब इनकी है द सिटी में वो लिखते हैं और इनका जो प्रमुख सिद्धांत है रॉबर्ट पार्क का, ह्यूमन इकोलॉजी का सिद्धांत है, ह्यूमन इकोलॉजी। अगला प्रश्न, मिशेल फूको के अनुसार एक संरचना जो सत्ता में किसी व्यक्ति को लोगों के एक समूह का पूर्ण अवलोकन करने की संभावना प्रदान करती है वो क्या कहलाती है? पैनोप्टिकन कहलाती है। हम इसके सभी ऑप्शनों पे थोड़ा बहुत विमर्श कर लेते हैं। टेलीकास्ट टावर, ये क्या होता है? ये एक ऊंचा टावर होता है जिसमें टीवी या रेडियो सिग्नल प्रसारित किया जाता है, टीवी या रेडियो सिग्नल प्रसारित किया जाता है, उससे संबंधित है। और ये जो पैनोप्टिकन है ये मिशेल फूको की अवधारणा है। ये पैनोप्टिकन की अवधारणा मिशेल फूको ने, इसका जो डिजाइन है, पैनोप्टिकन का जो डिजाइन है वो जेरेमी बेंथम की एक जेल डिजाइन थी उस पर आधारित है। ये जेल डिजाइन है पर आधारित है। इसमें क्या होता था कि जेल में बीचों बीच में एक निगरानी टावर होता है, उसके चारों ओर कैदियों के कमरे होते हैं। जो टावर में बैठा हुआ व्यक्ति है ऊपर, वो सभी कैदियों को देख सकता है, ऐसी कंडीशन में वो टावर बना होता है। कैदियों को पता नहीं होता है कि हमें कब देखा जा रहा है। तो फूको ने अपनी पुस्तक डिसिप्लिन एंड पनिश में द बर्थ ऑफ द प्रिजन, डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन में बताया कि जो आधुनिक समाज है उसमें स्कूल, जेल, अस्पताल और सेना, इन सभी संस्थाओं में जो निगरानी और अनुशासन है इसके माध्यम से लोगों को नियंत्रित किया जाता है। तो ये अवधारणा फूको की डिसिप्लिनरी पावर से जुड़ी हुई है। कौन सी किताब है? वो है डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन, जो जेरेमी बेंथम की पैनोप्टिकन की अवधारणा पर आधारित है। कहने का मतलब है कि गब्बर इज वाचिंग, मतलब
लोग जो है स्वनियंत्रित होने लगते हैं, भले कोई उसकी निगरानी नहीं कर रहा होता है, फिर भी लोगों को लगता है कि हमें देखा जा रहा है और वो स्वनियंत्रित होने लगते हैं। आधुनिक समाज में, तो वो कहते हैं कि आधुनिक समाज में इसी प्रकार का नियंत्रण होता है कि लोगों को लगता है कि कई माध्यमों से कि हमें वॉच किया जा रहा है। उसके बाद ये लाइट हाउस क्या होता है? लाइट हाउस मीनारेट से इसका कोई संबंध नहीं है। लाइट हाउस ये समुद्र के किनारे बना हुआ एक ऊंचा टावर होता है, ऊंचा टावर होता है जिसमें तेज प्रकाश होता है। इसमें तेज प्रकाश प्रसारित किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि जहाजों को रास्ता दिखाना, समुद्री दुर्घटनाओं से बचाना। जैसे कि समुद्र तट के पास प्रकाश स्तंभ बना दिए जाते हैं, उसे लाइट हाउस कहते हैं। तो इसका मिसल फोको से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन पैनोप्टिकन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भौतिक और गैर भौतिक सामाजिक तथ्यों का उल्लेख किया? तो सामाजिक तथ्यों की बात हम जानते हैं, मैल्डोर्खिम करते हैं। उन्होंने सामाजिक तथ्यों को दो भागों में बांटा है। एक है भौतिक सामाजिक तथ्य और गैर भौतिक सामाजिक तथ्य। दुर्खिम कहते हैं कि समाज को एक विज्ञान, समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण किया। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सामाजिक घटनाओं को सामाजिक तथ्यों के रूप में देखा जाए। दो प्रकार के सामाजिक तथ्य होते हैं, एक भौतिक और गैर भौतिक, दोनों की बात उन्होंने की है। सामाजिक तथ्य क्या है? जिसमें दो प्रकार के गुण होते हैं, एक बाह्यता और दूसरा बाध्यता। अर्थात सामाजिक तथ्य वह शक्तियां हैं जो व्यक्ति के बाहर होती हैं और उस पर नियंत्रण स्थापित करती हैं, अर्थात वो व्यक्ति से बाह्य होती हैं। और बाध्यता अर्थात सामाजिक तथ्यों को लोग मानने के लिए मजबूर होते हैं। सामाजिक तथ्यों के दो प्रकार, एक भौतिक जो दृश्य है जैसे कि कानून है, संस्थाएं हैं, जनसंख्या है। और गैर भौतिक जो समाज की मानसिक और सांस्कृतिक शक्तियां हैं, जैसे कि नैतिकता है, मूल्य है, नैतिकता, मूल्य, ये सब गैर भौतिक है। सामूहिक चेतना है, कलेक्टिव कंसेंसस, सामूहिक चेतना है, विश्वास है, ये सब जो है गैर भौतिक सामाजिक तथ्य हैं। टालकट पार्सन्स के बारे में जानते हैं, वे प्रकारवादी हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से जुड़े हैं, सोशल सिस्टम थियरी देते हैं। इनकी महत्वपूर्ण अवधारणा है एगिल मॉडल, और जिसमें वो AGIL एडाप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी की अवधारणा देते हैं। रॉबर्ट मर्टन ये भी प्रकारवादी हैं। इन्होंने मिडिल रेंज थियरी का सिद्धांत दिया है। प्रकार को भी बांटा है, मैनिफेस्ट फंक्शन, लेटेंट फंक्शन, प्रत्यक्ष प्रकार, अप्रत्यक्ष प्रकार। और प्रकारवाद में सुधार के लिए भी इन्होंने प्रयास किए। मैक्स वेबर के बारे में भी बहुत सारा हम लोगों ने पढ़ा है। ये सोशल एक्शन थ्योरी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इनका है। सामाजिक क्रिया को समझाते हैं, वो सामाजिक क्रिया के प्रकारों की बात करते हैं, जिसमें 4 प्रकार की बात वो सामाजिक क्रिया की करते हैं। इंस्ट्रूमेंटली रेशनल, वैल्यू रेशनल, ट्रेडिशनल एक्शन एंड इफेक्टिव एक्शन। तो इस प्रकार की बातों करते हैं। वर्स्टन मेथड देते हैं, व्याख्यात्मक पद्धति, वर्स्टन की बातों करते हैं। प्रश्न संख्या 64, इसमें निम्नलिखित में से किसने द्विविभाजित चेतना की संकल्पना प्रतिपादित की? जूडिथ बटलर, पैट्रिशिया हिल कॉलिंस, डोरिथी स्मिथ एंड जेसी बर्नार्ड। इसमें सभी विकल्पों पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे आगे भी प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। तो जूडिथ बटलर ये नारीवादी सिद्धांत से संबंधित है, जेंडर स्टडीज से संबंधित है। इनकी जो है क्वियर थियरी, और इनका जो मुख्य विचार है वो है जेंडर परफॉर्मेटिविटी। ये क्वेश्चन भी आया है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी। जेंडर परफॉर्म, इसका मतलब ये है कि जेंडर जो होता है वो जन्मजात नहीं है, बल्कि समाज द्वारा बार बार किए जाने वाले व्यवहार से बनता है। मतलब वो जन्मजात नहीं होता है, बल्कि जेंडर क्या है, सामाजिक प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है। जेंडर परफॉर्मेंस है। और इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है जेंडर ट्रबल, जूडिथ बटलर की। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इन्होंने जेंडर को सामाजिक निर्माण बताया है और पारंपरिक जेंडर पहचान को चुनौती दी है। पैट्रिशिया हिल कॉलिंस, इन्होंने ये ब्लैक फेमिनिस्ट थियरी से संबंधित हैं, ब्लैक फेमिनिस्ट थियरी से संबंधित हैं। ये मैट्रिक्स ऑफ डोमिनेशन की बात करती हैं। इसका अर्थ है कि समाज में दमन जो होता है कई स्तरों पर होता है।
जाति के आधार पे होता है, वर्ग के आधार पे होता है, प्रजाति के आधार पे होता है, लिंग के आधार पे होता है। तो ब्लैक फेमिनिस्ट थियरी से संबंधित है ये। और डोरोथी ई स्मिथ, ये भी फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी से संबंधित है, स्टैंड पॉइंट थियरी से रिलेटेड है। इन्हीं का कॉन्सेप्ट है द्विविभाजित चेतना, बाइफर्केटेड कॉन्शसनेस। द्विविभाजित चेतना की अवधारणा यही देती हैं। वो कहती हैं कि जो महिलाओं की चेतना है वो दो भागों में विभाजित होती है। अगर कोई कामकाजी महिला है, कार्यकर्त्री महिला है, तो वो दो चेतनाओं से प्रभावित होती है, उसकी चेतना दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक कार्य क्षेत्र में जो होती है वो पुरुष प्रधान या पुरुष प्रधान सामाजिक ज्ञान निर्मित चेतना होती है, वो तार्किक होती है। अगर वो कार्य क्षेत्र में अपने काम कर रही होती है, फिर भी उसको घर का ध्यान लगा हुआ रहता है कि घर पे मुझे अभी क्या करना है। तो महिलाओं की दो प्रकार की चेतना निर्मित होती है। एक व्यक्तिगत अनुभव वाली चेतना जो उसकी पर्सनल उसमें है, और एक पब्लिक स्फेयर में है। तो वो दो चेतनाओं के बीच झूलती हैं। समाज को अगर समझना है तो महिलाओं को हमें दो अलग अलग दृष्टिकोणों में समझना पड़ेगा। तो इनका जो किताब है वो है द एवरीडे वर्ड एज प्रॉब्लमेटिक, द एवरी वर्ड एज ए प्रॉब्लमेटिक, इनकी बुक है। और जेसी बर्नार्ड, ये विवाह और परिवार के समाजशास्त्र से रिलेटेड है। इनकी जो मुख्य अवधारणा है वो है हिज मैरिज एंड हर मैरिज। इसमें वो कहती हैं कि जो विवाह का अनुभव है वो पुरुष और महिला के लिए अलग अलग होता है। पुरुष के लिए अलग होता है और महिला के लिए विवाह का अनुभव अलग होता है। और इनकी किताब है द फ्यूचर ऑफ मैरिज, फ्यूचर ऑफ मैरिज में वो लिखती हैं कि जो विवाह का अनुभव है वो पुरुष और महिला के लिए अलग अलग होता है। तो इससे संबंधित है, द्विभाजित चेतना से संबंधित नहीं है। डोरोथी स्मिथ ने जो नारीवादी समाजशास्त्र में अपना विवेचन किया है, वो इनकी महत्वपूर्ण अवधारणा इनकी द्विभाजित चेतना है, जिसमें वो कहती हैं, स्मिथ कहती हैं कि पारंपरिक समाजशास्त्र हमेशा पुरुषों की दुनिया के नजरिए से महिलाओं को देखता है, जो महिलाओं के वास्तविक जीवन के अनुभवों को नजरअंदाज कर देता है। इसलिए हमें यदि समाज को समझना है, महिलाओं को समझना है, तो हमें दोनों दृष्टिकोणों से समझना पड़ेगा। उनकी दो अलग अलग दुनिया है। अगर एक कामकाजी महिला और या शिक्षित महिला दो समानांतर संसारों में रहती है, तो इस प्रकार रहती है। एक अमूर्त जगत होता है जहां पर शासन, प्रशासन, विज्ञान और प्रबंधन, यहाँ पर तर्क, नियम और सिद्धांतों की भाषा चलती है। ये पुरुष द्वारा बनाई गई वो मानती है कि पुरुष द्वारा बनाई गई है, इसको पुरुषों ने ही बनाया है ऐतिहासिक रूप से। और एक होती है मूर्त जगत या घरेलू जगत, महिला की व्यक्तिगत दुनिया है, रोजमर्रा के जीवन की दुनिया है, जिसमें खाना बनाना है, बच्चों की देखभाल करना है, शरीर की जरूरतें हैं, भावनाएं हैं। और समाज अक्सर इसको अदृश्य रखता है, अर्थात एक अमूर्त जगत है और एक मूर्त जगत है। तो दोनों दो विभाजित चेतना की बात को करती हैं। इस प्रकार से अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। ये मिलान से संबंधित है, जिसमें सूची फर्स्ट सूची दो दी गई है। एक तरफ विचारक हैं और दूसरी तरफ उनकी अवधारणाएं हैं। तो इसमें इमाइल दरखाइम का जुड़ेगा यांत्रिक और सावयवी एकता से, अभी इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और कार्ल मार्क्स का अलगाव की अवधारणा, मैक्स वेबर का नौकरशाही की अवधारणा, टालकट पार्सन की सोशल सिस्टम की अवधारणा इससे संबंधित है। तो इसमें ए का दो, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। ऑप्शन नंबर पहला सही है। तो इस प्रकार से 65 क्वेश्चन हो गए हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में। अब शेष क्वेश्चन अगले वीडियो में पूर्ण कर दिए जाएंगे। एक और वीडियो होगा जिसमें तब ये पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको पढ़ें, देखें, और मुझे आशा है कि ये जो मेरा तरीका है प्रश्नों को हल करने का आपको पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी लाभान्वित हो सकें। तब तक के लिए हम